बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जो ज़ात के ब्राह्मण होते हैं वो बाहर का खाना नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। लंबा सफ़र हो तो घर का दाना पानी लेकर चलते हैं। वैसे भी एक ही का पागल हो जाना काफ़ी है। वो मुस्कुराकर बोली, ये मेरा कमाल है। मुझे शुबा है तुमने जानबूझकर लाजवंती को गोली नहीं खिलाई। उस पर निसार हो रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त औरत है। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। क्या मैं ऐसी गई गुजरी हूं कि मेरे सामने उसकी तारीफ़ कर रहे हो? नाराज़ क्यों होती हो? आइंदा नहीं करूँगा। वो नाराज़गी से मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसी वक्त आर्मर ने अली तैमूर के दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, तुमने जो वक्त मुकर्रर किया था उसी के मुताबिक आया हूँ, मगर तुम अभी तक तैयारे में हो। क्या जहाज़ लेट जा रहा है? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। न्यूयॉर्क पहुँचते ही मामा से मुलाकात होने की उम्मीद है। आप वक्फे वक्फे से मेरे पास आते जाते रहें। क्या तुम सोना चाहते हो? सोने का वक्त हो गया है, मगर जागना पड़ेगा। आप एमी के ख्यालात पढ़ते रहें। मैं उससे बात कर रहा हूँ। उसने एमी को देखा। वो भी नाराज़गी से देखने लगी। उसने कहा, मुश्किल तो यह है कि मुझे किसी हसीन लड़की को मनाना भी नहीं आता। जब अनाड़ी हो तो मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? अब गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। तैयारे के अंदर थूकना मना है। मैं तुम्हें गुस्सा थूकने के लिए भी कह नहीं सकता। वो हंसने लगी। फिर बोली, एक शर्त पर मानूंगी, मेरे साथ कॉफ़ी पियो। तुम मेरे दिल की बात कह रही हो। जब मैं रात को जागता हूं तो कॉफ़ी ज़रूर पीता हूं। एमी होस्टेस को बुलाकर कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगी। आर्मर ने आकर कहा, तुम्हें कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। उसके ख्यालात बता रहे हैं तुमने उसे 2 गोलियां दी थीं जिन्हें मशरूब में डालकर पीने वाला पागल हो जाता है। वो अब तुम्ही को पिलाएगी। अंकल फिक्र ना करें, वो बेज़रर गोलियां हैं। मैंने एमी को आजमाने के लिए वो गोलियां दी थीं। उसने डैगर एंड डैगर के ज़रिए ये बात रंजीत और लाजवंती को बता दी। मेरे कहने के मुताबिक रंजीत को वो गोली नहीं खिलाई, मगर रंजीत पागल होने की एक्टिंग कर रहा है। आखिर इस तमाशे का फ़ायदा क्या है? आप देखते जाएं, मैं पागल बनकर किस तरह दुश्मनों को पागल बनाऊंगा। आप ज़रा देखें, क्या होस्टेस ने कॉफ़ी तैयार कर ली है? आर्मर गया, फिर फ़ौरन ही वापस आकर बोला, वो कॉफ़ी लेकर आ रही है। अली तैमूर ने अपनी जगह से उठकर एमी से कहा, मैं 1 मिनट में टॉयलेट से आता हूँ। वो मुसाफिरों की दरमियानी राहदारी से गुजरता हुआ टॉयलेट में आया। आर्मर ने कहा, तुमने उसे कॉफ़ी में गोली डालने का मौका फराहम किया है? हाँ, आप उसके दिमाग में रहकर कुछ कहे सुने बगैर उसे दोनों गोलियां कॉफ़ी में डालने पर मजबूर कर दें। उसने जेब से शीशी निकालकर उसकी तमाम गोलियां कमोड में डाल दीं। आर्मर ने वापस आकर कहा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। उसने खुद ही दोनों गोलियां तुम्हारी कॉफ़ी में मिला दी हैं। क्या तुम चाहते थे कि तिब्बी तज्जिए के लिए उसके पास गोली ना रहे? हाँ, इसलिए मैंने भी अपने पास की गोलियां कमोड में फेंक दी। वो बाथरूम से निकल कर आया, फिर एमी के पास बैठते हुए बोला, आहा, बड़ी दूर से ही कॉफ़ी की मस्त कर देने वाली खुशबू आ रही है। एमी ने एक प्याली उसकी तरफ बढ़ाई। उसने प्याली लेकर एक घूंट पिया। वो कनखियों से उसे देख रही थी। दूसरी तरफ रंजीत अपनी सीट पर आंखें बंद किए बैठा था, जैसे नींद आ गई हो। वो मुसलसल पागल की अदाकारी नहीं कर सकता था, इसलिए सोने का बहाना कर रहा था। लाजवंती ने रंजीत की तरफ झुककर सरगोशी में कहा, अली तैमूर कॉफ़ी पी रहा है। थोड़ी देर में उस पर पागलपन का दौरा पड़ेगा, फिर तुम्हें पागल बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रंजीत ने आंखें खोलकर कहा, यह दुरुस्त है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। अली तैमूर जिन गोलियों से हमें पागल बनाना चाहता था, उनसे खुद। उसकी अधूरी बात अली तैमूर के कहकहों ने पूरी कर दी। तमाम मुसाफिर सर उठा उठाकर उधर देखने लगे। कितने ही लोग उठकर खड़े हो गए। वो एमी को झंझोड़ कर कह रहा था, मैं सिकंदर आज़म हूँ, तुम्हारे जैसे हसीन जजीरों को फतह करता हूँ। मैं अभी तुम्हें कंधे पर उठाकर जहाज से छलांग लगाऊंगा। कहाँ है मेरा पैराशूट? उसके पूरी तरह झंझोड़ने पर एमी खौफ से चीखें मार रही थी। 2 स्टूवर्ड दौड़ते हुए आए। उन्होंने अली तैमूर को पीछे से जकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो कहकहा लगाकर कह रहा था, आ गए, मेरे दुश्मन आ गए, मगर मुझसे इस हसीन जजीरे को नहीं छीन सकेंगे। एक मुसाफिर ने पूछा, ये क्या हो रहा है? क्या इस तैयारे में पागलों को सफ़र करने की इजाज़त दी जाती है? दूसरे ने कहा, यहाँ की कॉफ़ी में कोई गड़बड़ है।
दोनों पागल होने वालों ने पहले कॉफ़ी पी थी। एक औरत ने कहा, कॉफ़ी तो मैंने भी पी है और भी कई मुसाफिरों ने पी है। उस लड़की का मुहासबा करो जिसके पास बैठकर कॉफ़ी पीने वाले दोनों मर्द पागल हो गए। सब ने एमी पर सवालात की बौछार कर दी। ठीक तो है, पहला पागल होने वाला भी उसके साथ बैठकर ही पागल हुआ था। दूसरे ने कहा, इस लड़की से पूछो ये अपने पास बैठने वालों के साथ क्या चाहती है। इस हसीन बला को कानून के हवाले किया जाए। हाँ हाँ, कानून के हवाले किया जाए। सब एक आवाज़ में एमी के खिलाफ मुतालबा करने लगे। इतनी देर में अली तैमूर ने बेहोश नजर आने के लिए आंखें बंद कर लीं और आर्मर से कहा, अंकल, रात सोने के लिए होती है, आप मुझे गहरी नींद सुला दें। एक स्टूवर्ड ने दोनों हाथ उठाकर मुसाफिरों से खामोश रहने की दरख्वास्त की। फिर कहा, आप लोग सुकून और इत्मीनान से बैठें, हम इस लड़की को कैबिन में ले जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में पुलिस वाले से निमट लेंगे। दूसरे स्टूवर्ड ने कहा, शायद ये बेहोश हो गया है, यहाँ कोई डॉक्टर हो तो प्लीज़ आकर इसे चेक करे और होश में लाने की कोशिश करे। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। एमी को अपनी जगह से उठने के लिए कहा गया। फिर 2 सीटों की एक बर्थ बनाकर अली तैमूर को वहाँ लिटा दिया गया। एक डैगर एमी के दिमाग में रहा ताकि उसके साथ कैबिन में होने वाले सवालात सुन सके और जवाबात में उसकी मदद कर सके। दूसरे डैगर ने सुपर मास्टर के पास आकर तमाम वाक़यात बताए। फिर पूछा, क्या हमें अली तैमूर के दिमाग में जाना चाहिए? सुपर मास्टर ने कहा, अगर वो बेहोश है तो उसके दिमाग से कुछ मालूम नहीं होगा, फिर भी एक बार जाकर देख लो। वो अली तैमूर के दिमाग में आया। आर्मर उसे गहरी नींद सुलाकर जा चुका था। उसने दिमाग को हिदायत दी थी कि नींद के दौरान सोच की लहरें बेहद कमज़ोर होंगी। डैगर ने वापस आकर सुपर मास्टर से कहा, उसकी सोच बेहद कमज़ोर है, कुछ मालूम नहीं किया जा सकता, वो वाकई बेहोश है। आध घंटे बाद आर्मर को यकीन हो गया कि ख्याल ख्वानी करने वाले अली के दिमाग से नाकाम होकर गए होंगे। आइंदा उसके होश में आने के बाद उसकी सोच पढ़ने आएंगे। अली अब एक पागल की हैसियत से सांस नहीं रोक सकता था। दुश्मनों के लिए उसके दिमाग के दरवाजे खुल गए थे। उसने अली तैमूर के खाबीदा दिमाग पर तनवीमी अमल शुरू किया। उसे मामूल बनाने के बाद हुक्म दिया कि जब भी वो पराई सोच की लहरों को महसूस करेगा, उसकी अपनी सोच की लहरें गड़बड़ा जाएंगी। वो तरतीब से कोई बात नहीं सोच सकेगा और ना ही किसी की सोच का माकूल जवाब दे सकेगा, यानी सचमुच पागल हो जाएगा। आखिर में आर्मर ने उसके दिमाग को हुक्म दिया, मेरे लहजे और आवाज़ को याद रखो। मेरी सोच की लहरें दिमाग में आएंगी तो तुम नॉर्मल रहोगे। मैं तुम्हारा आमिल हूँ और दूसरों से मुख्तलिफ हूँ। ये अमल करने के बाद उसने अली को तनवीमी नींद पूरी करने के लिए छोड़ दिया। सुपर मास्टर ने अहकामात जारी किए थे कि न्यूयॉर्क पहुँचने पर एमी को हिरासत में ना लिया जाए। उसके बरक्स अली तैमूर को मुसल्लह अफराद की कड़ी निगरानी में रखा जाए। उसके मुतल्लिक रसवंती फैसला करेगी कि वो बेटा है या दुश्मन। अगर दुश्मन है तो वह इंतकामन उसे कत्ल करेगी या सुपर मास्टर का कैदी बनाएगी। अली तैमूर न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले बेदार हो गया। थोड़ी देर तक तैयारे की छत को देखता रहा, फिर गरजते हुए बोला, मैं कहाँ हूँ? आसपास के मुसाफिर उछल पड़े। वो जहाँ लेटा हुआ था वहाँ से दूर हटने लगे। 2 स्टूवर्ड फिर दौड़ते हुए आ गए थे। वो अपनी सीट पर से उठकर पूछ रहा था, मेरा सिपा सालार कहाँ है? उसे बुलाओ, दुश्मन मेरे हसीन जजीरे को छीन कर ले गए हैं। स्टूवर्ड उसे थपक थपक कर खामोश रहने के लिए कह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता अपने कैबिन की तरफ ले जा रहे थे ताकि दूसरे मुसाफिरों को सुकून से बैठना नसीब हो सके। कनूर रंजीत सिंह अपनी लाजवंती के पास आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे बैठे हुए मुसाफिर उससे भी सहमे हुए थे, मगर किसी कदर मुतमिन भी थे क्योंकि वो बड़ी देर से पागलों जैसी हरकतें नहीं कर रहा था। अली तैमूर को कैबिन में लाकर एक तरफ बिठाया गया। डैगर एंड डैगर को एमी और लाजवंती के जरिए पता चला अली तैमूर होश में आ गया है। उन्हें एक पागल के दिमाग में जगह मिल सकती थी, लिहाजा वो अली के पास पहुंचे। उसने जैसे ही पराई सोच की लहरों को महसूस किया, उसकी अपनी सोचें उलट पुलट गईं। कोई सोच अपनी जगह तरतीब से नहीं थी, जिसके नतीजे में सचमुच उस पर पागलपन का दौरा पड़ा। उसने बैठे ही बैठे एक स्टूवर्ड को लात मारी। वो एक तरफ जाकर गिरा, दूसरे ने उसे दबोच लिया। वो 2-4 के बस का नहीं था। अपने हवास में होता तो एक ही दाव में दूसरे स्टूवर्ड को भी लुढ़का देता, मगर वो खुद लुढ़क गया। मुंह से ऐसी आवाज़ें निकालने लगा जैसे कोई अजनबी जुबान बोल रहा हो। जैसे सोच गड़बड़ा गई थी वैसे ही जुबान से बेतुके अल्फाज अदा हो रहे थे। थोड़ी देर बाद वो ज़रा नॉर्मल हुआ क्योंकि डैगर एंड डैगर उसके दिमाग से निकल गए थे। उसकी उल्टी सीधी सोचों ने उसे पागल साबित कर दिया था। नॉर्मल होने के बाद पता चला उसे रस्सियों से बांध दिया गया था।
न्यूयॉर्क पहुंचकर भी उसे इसी तरह रस्सियों से जकड़ कर रखा गया। एयरपोर्ट की इमारत में सुपर मास्टर के खास मातहत मौजूद थे। उन्होंने उसे हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां पहनाई, फिर रस्सियां खोल दी। अली तैमूर हंस रहा था और कह रहा था, मैं खूब समझता हूं, अब मुझे पूरस के दरबार में ले जाओगे। पूरस पूछेगा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। मैं सिकंदर आजम हूं, उसे जवाब दूंगा, वही सलूक करो जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। हा हा हा। मैं पूरस का जवाब पूरस के मुंह पर मारूंगा। वो कहते कहते रुक गया। चंद लम्हों के लिए पागलपन को भूल गया। अचानक मां पर नजर पड़ गई थी। उसका दिल बेख्तियार धड़कने लगा था। वो बेवा औरतों की तरह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। दूसरों के लिए एक बावकार खातून और टेलीपैथी की साहिरा थी। बेटे के लिए सिर्फ माँ ही माँ थी। दुश्मनों में तजस्सुस पैदा हुआ कि वो पागल अपनी माँ को पहचान रहा है। एक डैगर ने उसके दिमाग में छलांग लगाई। उसी लम्हे दिमाग उलट पुलट हो गया। वो बेख्तियार पागलों की तरह हंसने और मुसल्ला दुश्मनों को मारने के लिए लपकने लगा, मगर पाँव की बेड़ियां उसे रोक रही थीं। वो फर्श पर ऊंधे मुंह गिर पड़ा था। रसवंती आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। माँ के पांव बेटे के मुंह के करीब थे। डैगर दिमाग से चला गया था। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए सर उठाकर मामा को देखा, फिर सर झुकाकर पांव को चूम लिया। रसवंती ने फौरन ही पीछे हटकर उसके मुंह पर ठोकर मारी। हुर्रा कर पूछा, ये अभी तक मेकअप में क्यों है? मैं दुश्मन के बेटे का असली चेहरा देखकर पहले थूकूंगी, फिर उसकी किस्मत का फैसला सुनाऊंगी। एक मातहत ने अदब से कहा, देवी जी, हम इसे आपके महल में ले जा रहे हैं, वहीं इसका मेकअप उतारा जाएगा। अली तैमूर कह कहे लगाने के बाद बोला, देवी जी, हा 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 हा, देवी जी, तुम्हारे देवता जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ और बता दो कि मैं सिकंदर आजम हूं। रसवंती ने उसे घूर कर देखा, फिर दिमाग में पहुंच गई। अली सचमुच पागलपन में मुब्तला हो गया। वो कुछ देर तक उसके दिमाग को पढ़ने की नाकाम कोशिश करती रही। कोई सोच अपनी जगह कायम ही नहीं थी। वो उसे नागवारी से देखकर दिमाग से निकल गई। वहां से पलटकर रंजीत और लाजवंती के दरमियान चलती हुई इमारत से बाहर आई। एक खूबसूरत और महंगी कार का पिछला दरवाजा उसके लिए खोला गया। वो पिछली सीट पर आकर बैठ गई। वहां नायब सुपरमास्टर बैठा हुआ था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। रसवंती ने कहा, मास्टर, मैं उसके दिमाग में गई थी, वो सचमुच पागल हो चुका है। नायब ने पूछा, आप उसे पागल खाने भेजना चाहेंगी? हरगिज नहीं, इस तरह मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। तुम वीडियो फिल्म तैयार करने वालों को मेरे महल में भेज दो। मैं रोज सुबह शाम उसे तरह तरह से अजियतें पहुंचाऊंगी। उसकी फिल्म तैयार होती रहेगी और ये फिल्म बाबा साहब के इदारे के जरिए सोनिया तक पहुंचाई जाएगी। वो अपने बेटे को इंतकाम के अजाब से गुजरते देखेगी और फिर रो रो कर दीवारों से सर फोड़ती रहेगी। नायब सुपरमास्टर मुस्कुरा रहा था। उसके दिमाग में बैठे हुए डैगर ने कहा, हमारा सुपरमास्टर गजब की चालें चलता है। वाकई सोनिया ये देखकर अपना सर पीटेगी कि दिलो जान से चाहने वाली माँ अपने ही हाथों से बेटे को तड़पा तड़पा कर मार रही है। नायब ने कहा, हमारा सुपरमास्टर अभी अली तैमूर को मरने नहीं देगा। उसे जिंदा क्यों रखा जाएगा? पहली बात तो ये कि वो पागल हो चुका है, अब हमारे लिए खतरनाक नहीं रहा। दूसरा ये कि माँ बेटे की ये वीडियो फिल्म पारस के पास भी भेजी जाएगी। इस फिल्म के आखिर में उससे कहा जाएगा कि अली तैमूर अभी जिंदा है। अगर वो भाई की मौत नहीं चाहता तो मैडोना को हमारे पास भेज दे, हम अली तैमूर को आज़ाद कर देंगे। रसवंती को पता नहीं था कि उसके पास बैठे हुए नायब के दिमाग में कैसी खिचड़ी पक रही है। अगर वो नायब के दिमाग में अभी पहुंच जाती तो उसे कुछ सच्ची बातों का इल्म हो सकता था। लेकिन वो सोच रही थी, अली तैमूर तो कैदी बन चुका है, अब सोनिया और पारस बाकी हैं। मैं जल्द ही उन्हें भी अपनी ठोकरों में ले आऊंगी। उनकी कार एक खूबसूरत कोठी के पोर्च में आकर रुक गई। वो सुपरमास्टर की रिहाइशगाह थी। वो नायब के साथ कार से उतरकर कोठी के अंदर आई। नायब ड्राइंग रूम में बैठ गया, क्योंकि सुपरमास्टर किसी के रूबरू नहीं आता था। रसवंती को खुश करने के लिए आज वो उससे मुलाकात कर रहा था और मुलाकात के वक्त वो अपने असली रूप में नहीं था। उसने एक खूबसूरत से ज़ाती मुलाकात के कमरे में उसका इस्तकबाल किया, फिर कहा, देवी जी, आज आपको रूबरू देखकर मुझे सिर्फ खुशी नहीं, फ़ख्र भी हासिल हो रहा है। मैं टेलीपैथी जानने वाली एक अजीम हस्ती से मुलाकात का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, डैगर एंड डैगर भी तो टेलीपैथी जानते हैं। वो ख्याल ख्वानी के मामले में अभी तिफले मकतब हैं। फिर यह कि वो दोनों मेरे मातहत हैं, मेरे अहकामात के पाबंद हैं। भला महकूम लोगों से मिलकर क्या खुशी होगी? आप एक आज़ाद हस्ती हैं।
आपके अनजहानी पति ने जुबान दी थी कि उनकी धर्मपत्नी यानी कि आप हमेशा हमारे मुल्क के काम आती रहेंगी। बेशक मैं अपने स्वर्गवासी पति की बात झूठी नहीं होने दूंगी। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाएं। सोनिया मॉस्को में है। वो नादिया नामी एक औरत के मेकअप में छुपी हुई है। वहाँ के हुक्काम उन आला अफसरान को बड़ी कामयाबी से फरेब दे रही है। अगर वहाँ तुम उसे बेनकाब कर दो तो उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो जहाँ जाएगी तुम उसका रास्ता रोकोगी। जिस तरह बिल्ली लपक लपक कर चूहे को पकड़ती है, फिर छोड़ती है, फिर पकड़कर पंजे मारती है, फिर छोड़ती है, मगर भागने और बचने का मौका नहीं देती। इस तरह तुम उसे कमज़ोर बनाकर ख्याल ख्वानी के पंजे मारती रहोगी। आखिर उसे मार मार कर तड़पा तड़पा कर हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगी। मैंने पूछा था आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं, लेकिन आप तो मेरी ही दुश्मन की बात कर रहे हैं। उसे मारना मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। आप मेरी रहनुमाई करें कि मैं उसे किस तरह ट्रैप कर सकती हूँ। हमारे कुछ एजेंट्स मॉस्को में हैं। डैगर एंड डैगर ने वहाँ एक ऐसे शख्स के दिमाग को तस्खीर कर लिया है जो एक मशहूर जासूस तातियाना का असिस्टेंट है, और वो तातियाना आजकल सोनिया उर्फ नादिया को अपने साथ रखती है। तुम उस असिस्टेंट के दिमाग में रहा करो और सोनिया की हरकत पर नज़र रखो। मुझे रिपोर्ट देती रहो। जब वो किसी ऐसे मरहले से गुजरे जहां उसे ट्रैप करना आसान हो और उसके फरार के रास्ते मसदूद किए जा सकते हों, तो तुम उसे बेनकाब कर दोगी। मुझे रहनुमाई हासिल होगी तो मैं जल्द ही उसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दूंगी। एक डैगर तुम्हारे साथ रहा करेगा। वो तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। तुम सिर्फ एक बात का ख्याल रखो, जब तक मैं सोनिया पर हमला करने को ना कहूँ तुम ना करना, खा तुम्हें कितना ही अच्छा मौका क्यों ना मिले। तुम सियासी चालों को नहीं समझ सकती। बाज़ औक़ात दुश्मन बिल्कुल गाफिल और कमज़ोर दिखाई देते हैं, लेकिन दर पर्दा मोहतात रहते हैं। किसी भी नागहानी हमले का तोड़ कर लेते हैं। मैं आपकी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी। उधर अली तैमूर को रसवंती की रहाइशगाह में पहुंचा दिया गया था। वहां एक कमरा बिल्कुल खाली था। अली तैमूर पहले ही जंजीरों में बंधा हुआ था। उसे उस कमरे में लाकर छत की आहनी कड़ियों से लटका दिया गया था। वो छत से यूं लटक रहा था जैसे जानवर को ज़िबा करने के बाद खाल उतारने के लिए लटका दिया जाता है। आर्मर ने आते ही कोड वर्ड्स अदा किए, फिर परेशान होकर कहा, बेटे मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम्हें इन जंजीरों से बल्कि इस महल से फ़ौरन निजात हासिल करनी चाहिए। अंकल आप परेशान ना हो। मामा के कदमों तक पहुंचने के लिए मैंने इतने पापड़ बेले हैं। मैं देखना चाहता हूं कि एक माँ अपने हाथों से अपने बेटे को कैसी कैसी अजियत पहुंचाती है, और बेटा अपनी माँ की ममता को कैसे बेदार कर सकता है। तुम बहुत ज़्यादा खतरात मोल लेना चाहते हो। आप ये बताएं यहाँ क्या कर रहे हैं। अभी तुम्हारे पास रहकर किसी का इंतज़ार करूँगा। कोई तुम्हें मुखातिब करेगा तो मैं उसके दिमाग में जगह बनाऊँगा। इस बात का ख्याल रखें, मामा के तमाम खिदमतगार योगा के माहिर हो सकते हैं। सुपर मास्टर ने यहाँ सख्त पहरा लगाया हुआ है। आप किसी के दिमाग में जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि कोई मेरी हिमायत में चालें चलने आया है। मैं मोहतात रहूँगा। एक लाजवंती का दिमाग ऐसा है जिसके ज़रिए यहाँ काम करने वालों के मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम कर सकता हूँ। तो फिर आपको तो उसके दिमाग में रहना चाहिए। वो गुस्ल करने वाली है। गुस्ल से पहले जिस्मानी हुस्न को बरकरार रखने के लिए जाने कैसे कैसे लोशन लगाती है और मालिश करवाती है। पता नहीं वो कब गुस्ल से फारिग होगी। कनूर रंजीत सिंह क्या कर रहा है? उससे लाजवंती का कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी मामा के सामने मियाँ बीवी बनकर रहते हैं। रंजीत सिंह जब महल में आएगा तो उसके ज़रिए भी इस महल में अपने लिए जगह बनाऊंगा। यूं तो रसवंती के दिमाग में भी जगह मिल जाती थी। ब्रेन वॉशिंग के बाद उसने अभी मुकम्मल तौर पर दिमागी तवानाई हासिल नहीं की थी, लेकिन वो अपने खिदमतगारों की असलियत से बेखबर थी। उनके ज़रिए सही मालूमात हासिल नहीं हो सकती थीं। अली तैमूर के कमरे में कुछ लोग आने लगे। वो वीडियो कैमरा लाए थे और बहुत सी लाइटें मुख्तलिफ जगह सेट कर रहे थे। उन्हें समझाया गया था कि वो आपस में बातें ना करें और कैदी को अपनी आवाज़ ना सुनाएं, इसीलिए सब खामोशी से काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रसवंती आ गई। उसके हाथ में चाबुक था। उसने कहा, कैमरा ऑन करो। वीडियो फिल्म देखने वाले दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि अली तैमूर ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़िंदगी और मौत के बीच लटक रहा है। मैंने इसके पाँव से ज़मीन छीन ली है और इसे अजियतें पहुँचा कर इसकी ज़िंदगी भी छीन लूँगी। लाइटें ऑन करो। कई लाइटें ऑन हो गईं। कैमरा अली तैमूर को फिल्म बंद करने लगा। वो ऊपर लटक रहा था। रसवंती का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। उसने पाँव पर एक चाबुक रसीद किया।
बेटे ने कहा, मैंने पतलून पहन रखी है, पाँव में जूते हैं, मुझे चोट नहीं लगेगी, आपका शौक पूरा नहीं होगा। वो गुस्से से बोली, सांप के बच्चे, मुझे ताने देता है, मैं चाबुक मार मार कर तेरी खाल उतार दूंगी। वो नफरत से उस पर थूकना चाहती थी, फिर ख्याल आया मुंह उठाकर थूकेगी तो थूक अपने ही मुंह पर आएगी। वो बोली, इसे नीचे उतारो, इसके कपड़े फाड़ दो। उसके अहकामात की तामील हुई। छत की कड़ियों से नीचे उतारकर उसके तमाम कपड़े फाड़ दिए गए, सिर्फ एक अंडरवेयर रह गया। रसवंती चाबुक मारने लगी। वो माँ के नाजुक हाथों से चाबुक खा रहा था और मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, आपके हाथ दुखने लगेंगे मगर मुझ पर असर नहीं होगा, क्योंकि जंजीरें चाबुक का रास्ता रोक रही हैं। वो झुंझुलाकर अपने मुलाजमों से बोली, गधे के बच्चों, क्या तुम्हारी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि इसे ये जंजीरें बचा रही हैं? मुलाजमों ने फौरन ही जंजीरें खोल दीं। मुसल्ला गार्ड्स ने अपनी राइफलें सीधी कर लीं ताकि कैदी भागना चाहे या देवी जी पर हमला करना चाहे तो उसे जख्मी किया जा सके। रसवंती के हाथ वाकई दुखने लगे थे। उसने एक गार्ड को चाबुक देकर उसे मारने का हुक्म दिया। गार्ड ने वो चाबुक ले लिया। अली तैमूर ने कहा, रुक जाओ, मैं सिर्फ अपनी माँ से मार खा सकता हूँ। अगर किसी और ने मुझ पर हाथ उठाया तो इस महल में जलजला आ जाएगा। वो बोली, कमीने, तू हमें धमकी देता है, इसे मारो। गार्ड ने चाबुक चलाया तो अली ने चाबुक को पकड़ लिया। गार्ड ने एक झटके से छुड़ाना चाहा। वो जानबूझकर यूं खींचा चला आया जैसे झटका बर्दाश्त ना कर सका हो। गार्ड ने इसे दूसरे हाथ से घूंसा मारना चाहा। उसने झुककर उसके होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर उसे एक तरफ धक्का दिया, फिर माँ को निशाने पर रखते हुए बोला, खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो देवी जी जिंदा नहीं रहेंगी, अपने हथियार फेंक दो। वो सहम कर बोली, मुंह क्या देखते हो, हथियार फेंक दो। सबने अपने हथियार अली के सामने फेंक दिए। उसी वक्त उसने सांस रोक ली। कोई दिमाग में आना चाहता था, वापस चला गया। डैगर ने एक गार्ड की जुबान से पूछा, तुम थोड़ी देर पहले सांस नहीं रोक सकते थे? हमने तुम्हारे दिमाग में आकर देखा था, तुम्हारी सोचें बेतरतीब थीं, अब नॉर्मल कैसे हो गए? मैंने अपनी माँ तक पहुँचने के लिए पागलपन का ढोंग रचाया था, आइंदा मेरे दिमाग में आने की जहमत ना करना। गार्ड ने हंसते हुए कहा, जिसे माँ कहते हो उसे गोली मारने की धमकी देते हो? जरा अपने दिल में झांक कर देखो, क्या देवी जी को नुकसान पहुंचा सकोगे? अली ने कहा, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं इस देवी जी को माँ समझकर पागल बन रहा था। अभी अभी आर्मर ने मेरे दिमाग में आकर इंकशाफ किया है कि ये औरत मेरी मामा की डमी है। ये भी ख्याल ख्वानी जानती है, इसलिए इसे रसवंती देवी बनाकर धोखा दिया जा रहा है। सुपर मास्टर से कहो, अब ये मेरे लिए ज़रा भी अहम नहीं है। इसकी अहमियत तुम लोगों के लिए है और तुम लोग अपनी ख्याल ख्वानी करने वाली को मेरे हाथों मरने नहीं दोगे। उसी वक्त आर्मर ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, लाजवंती गुस्ल से फारिग होकर यहाँ आ रही थी, मैंने उसे बाहर गाड़ी के पास पहुँचा दिया है, तुम फौरन उधर आओ। अली ने कहा, मेरी एक बात सुन लें, मैंने ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन से कहा है कि आपके नए इंकशाफ के मुताबिक ये मेरी मामा नहीं है बल्कि उनकी डमी है। दुश्मन आपके पास ये पूछने आ सकते हैं कि आपने झूठ क्यों कहा। आप जवाब देंगे कि वो लोग माँ के हाथों से बेटे को ख़त्म कराना चाहते थे। आप झूठ बोलकर मेरे हाथों से माँ को ख़त्म कराना चाहते हैं। ऐसी दुश्मन माँ का ना रहना ही बेहतर है। अब आप चले, मैं आ रहा हूँ। वो चला गया। इस दौरान डैगर उस गार्ड के ज़रिए कह रहा था, नादानी ना करो, यहाँ कदम कदम पर मौत है। तुम अपनी माँ को मेरा मतलब है देवी जी को यहाँ से नहीं ले जा सकोगे। वो अपनी माँ को निशाने पर रखकर दरवाजे से बाहर जाते हुए बोला, मैं देखना चाहता हूँ और देवी जी को दिखाना चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी अहम है या नहीं। अगर अहम है तो ये हमारा रास्ता रोकने की हमाकत नहीं करेंगी। जैसे ही मुझे नुकसान पहुँचेगा मैं देवी जी को गोली मार दूंगा। रसवंती ने चीख कर कहा, डैगर, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे मुझे नुकसान पहुँचे। सुपर मास्टर को इतला दो। एक डैगर सुपर मास्टर को सूरत हाल बता रहा था। दूसरा डैगर आर्मर के पास आकर गुस्से से पूछ रहा था कि तुम कैसी हमाकत कर रहे हो? क्या माँ को बेटे के हाथ से कत्ल करवाना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं ऐसा ना करूं तो बेटा माँ के हाथों मारा जाएगा। मैं मसरूफ़ हूं, जाओ यहाँ से। उसने सांस रोक ली। फिर चंद सेकंड के बाद लाजवंती के दिमाग में आया। वो सोच रही थी, मैं गुस्ल के बाद लिबास पहनकर मेकअप करने वाली थी, ये महल के बाहर कार के पास कैसे आ गई? क्या डैगर कोई शरारत कर रहा है? डैगर ने कहा, लाजवंती,
फौरन महल में वापस जाओ और कार की चाबी भी निकाल लो। अली तैमूर अपनी मां को लेकर फरार होना चाहता है। उसकी बात खत्म होते ही आर्मर ने लाजवंती को सांस रोकने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में डैगर के साथ खुद भी दिमाग से निकल आया। लेकिन दूसरे ही लम्हे में वापस जाकर लाजवंती के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। अली अपनी मां को खींचता हुआ महल के बाहर ले आया था और अब कार की तरफ जा रहा था। बाहर खड़े हुए तमाम मुसल्लह अफराद ने अपनी अपनी गनें सीधी कर लीं। सिक्योरिटी ऑफिसर ने ललकार कर कहा, खबरदार, देवी जी को छोड़ दो वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डैगर ने एक मुसल्लह शख्स की जुबान से कहा, अली तैमूर, तुम बहुत ही बचगाना हरकतें कर रहे हो। क्या तुम महल के इहाते से, फिर इस इलाके से, फिर इस शहर से और फिर इस मुल्क से बाहर जा सकोगे? उसने कहा, मैं जान की बाजी लगाकर इस मुल्क में आया हूं। अगर मेरी मां को मेरे हवाले ना किया गया तो मैं इस टेलीपैथी जानने वाली डमी को नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये मेरे पास रहेगी तुम लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। वो कार की पिछली सीट पर बैठ गया। लाजवंती ने कार स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ाया। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। उन्हें हुक्म दिया गया था कि रसवंती को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए वो गाड़ी को निशाना बना रहे थे। एक गोली पहिए में आकर लगी, टायर बर्स्ट हुआ। कार एक जानिब घूमकर एक दीवार से टकराकर रुक गई। भागने का अब कोई मौका नहीं रहा था। डैगर ने एक मुसल्लह शख्स की जुबान से कहा, अब तुम्हें दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। तुम शायद किंग फर्नांडो के हेलीकॉप्टर और प्राइवेट तैयारे इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने उसके हेलीकॉप्टर्स और तैयारों को अपने कब्जे में ले लिया है। तुम्हें कहीं जाने के लिए 2 पहियों की साइकिल भी नहीं मिलेगी। अली ने अपनी मां से कहा, देवी जी, इन्हें तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इनसे पूछो ये मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। रसवंती ने बुलंद आवाज से कहा, डैगर, तुम मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते? क्या सुपर मास्टर ने मुझे दुश्मनों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है? उसने यही बात डैगर के दिमाग में जाकर पूछी। उसने जवाब दिया, उस गाड़ी का टायर बर्स्ट करके आपको अगवा होने से बचाया गया है। आप जरा हौसले से काम लें। वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, आपको यहां से ले जा नहीं सकेगा। अली ने आर्मर से पूछा, अंकल क्या बात है, क्या मुझे मदद नहीं पहुंचेगी? आर्मर के जवाब देने से पहले ही एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। वो फौजी हेलीकॉप्टर था। उसे दूर से देखकर महल के मुसल्ला मुहाफिज मुतमईन हो गए। ये इत्मीनान सिर्फ 1 मिनट का था। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए अफराद ने करीब पहुंचते ही महल के इहाते में बम फेंकने शुरू कर दिए। वहां भगदड़ मच गई। महल के मुहाफिज इधर उधर छुपकर फायरिंग करना चाहते थे, लेकिन धुआं इस कदर फैल गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो हैरान थे कि यह हेलीकॉप्टर कहां से आ गया है। किंग फर्नांडो को नज़रबंद किया गया था। ये उसका हेलीकॉप्टर नहीं था। ना ही पूमी या वॉटसोरोकी वगैरह उसकी मदद को आए थे। वो मास्क मैन के आदमी भी नहीं थे। दूसरी किसी खतरनाक तंजीम के अफराद भी नहीं आ सकते थे। वहां जानबूझकर ऐसे बम फेंके गए थे जो कसरत से धुआं पैदा करते हैं। उस धुआं से माहौल में हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला। एक सीढ़ी लटकती हुई नीचे आई। फिर आला बीबी ने खुले हुए दरवाजे से झांक कर कहा, अली कम ऑन, हरी अप। अली ने झूलती हुई सीढ़ी पकड़ ली। फिर कहा, देवी जी, गोली चल जाएगी, इससे पहले चढ़ना शुरू कर दो। वो चढ़ने लगी। उसके पीछे अली ने सीढ़ी पर पांव जमाए। हेलीकॉप्टर बुलंद होकर वहां से जाने लगा। आर्मर लाजवंती को छोड़कर रसवंती के दिमाग में आया। फिर सीढ़ी पर चढ़कर हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचने में उसकी मदद करने लगा। नीचे से फायरिंग हो रही थी। धुएं के बायस सही निशाना नहीं लिया जा सकता था। फिर वो हेलीकॉप्टर फायरिंग की रेंज से बाहर निकल गया। वो अंदर पहुंच गई। आला बीबी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए पूछा, रसवंती, मुझे पहचानती हो? वो नागवारी से बोली, मैं रसवंती की डमी हूं, अपने इस जवान से पूछ लो। अली ने पास बैठते हुए मां का हाथ थाम कर कहा, मैंने दुश्मनों को उलझाने के लिए ऐसा कहा था। वो ये सोचकर परेशान हो गए कि मैं आपको डमी समझते हुए किसी वक्त भी गोली मार सकता हूं। दुश्मन बहरहाल दुश्मन होता है, तुम किसी वक्त भी गोली मार सकते हो। नहीं मामा, मैं थोड़ी देर के लिए मसलहतन दुश्मन बन गया था। अगर मैं आपको मां तस्लीम करता तो दुश्मन कभी मेरी धमकियों में ना आते। उन्हें यकीन होता कि मैं अपनी मामा पर कभी गोली नहीं चलाऊंगा। आला बीबी ने कहा, रसवंती, सुपर मास्टर ने तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करवाई है। इंशाल्लाह हम इसका तोड़ करेंगे। अली ने पूछा, आंटी, हम कहाँ जा सकते हैं? फौजी हेलीकॉप्टर और तैयारे हमें घेरने के लिए परवाज कर रहे होंगे। हम इस मुल्क की सरहद से बाहर नहीं जा सकेंगे। वो बोली, हम शुमाल की समत जा रहे हैं।
मगरिब और जनूब की तरफ कई हजार मील तक ये मुल्क फैला हुआ है। मशरिक में समंदर है, वहाँ के तमाम जजीरों में फौजी हैं। फिर हम किसी जजीरे में उतरेंगे तो चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे। जिधर हम जा रहे हैं उधर घने जंगलात हैं, फिलहाल वहीं पनाह ली जा सकती है। आपने ये फौजी हेलीकॉप्टर कैसे हासिल कर लिया? उसने पायलट की तरफ इशारा किया। ये जॉन कार्मन है, यहाँ की फ़ज़ाइया में कैप्टन हैं, लेकिन मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। वापस जाकर बयान देंगे कि ये दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो गए थे। जब होश व हवास में आए तो कोई दिमाग में कह रहा था कि उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। उनके दिमाग पर कब्जा जमा कर 4000 मील तक परवाज़ की गई है। कुछ लोगों को शुमाली सरहद पार कराई गई है। बाकी तुम्हारा सुपरमास्टर समझ लेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।